हेलो क्लास, मेरा नाम आरती पांडे है और मैं म्यूज़ियम स्टडीज़ के कोर्स को पिछले 20 सालों से पढ़ रही हूँ और पढ़ा रही हूँ। अभी आज मैं यहाँ पे अपना 8 वीक का ऑनलाइन कोर्स लेके आई हूँ, इंट्रोडक्शन टू म्यूज़ियम एंड म्यूजियोलॉजी। वीक फर्स्ट का पहला लेक्चर, जिसमें हम बेसिक्स को सीखना शुरू करेंगे। इस पर हम आगे फिर धीरे धीरे बात करते हैं। वीक 1 में हम सबसे पहले जो हमारा कोर्स जो डिज़ाइन है, इसमें हम म्यूजियम के मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन टू म्यूजियोलॉजी, रिलेशन बिटवीन म्यूजियम एंड म्यूजियोलॉजी, अ ब्रीफ आउटलाइन ऑफ हेरिटेज प्रिजर्वेशन, रोल ऑफ म्यूजियम इन हेरिटेज प्रिजर्वेशन, और लास्ट में जो हमारा क्लास होगा उसमें हम एक्टिविटी और रिवीजन का सेशन रखेंगे। आज पहला जो हमारा लेक्चर है, म्यूजियम मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, इसको हम आज देखते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि म्यूजियम जो शब्द है वो म्यूजियन से लिया गया है, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है। और म्यूजियन से म्यूजियम जो शब्द आता है वो म्यूजियन एक्चुअली अ टेम्पल ऑफ म्यूजेस, 9 म्यूजेस देवियों के टेम्पल को म्यूजियन कहा जाता था। ये 9 म्यूजियम जो म्यूजेस देवियां थी, ये असल में कला और विज्ञान की अलग अलग विधाओं से जुड़ी हुई देवियां थी, जैसे कि कॉमेडी से, ट्रेजेडी से, डांस से, एस्ट्रोलॉजी से, एस्ट्रोनॉमी से, म्यूजिक से, लव पोएट्री से जुड़ी हुई 9 देवियां थी। यूनानी मिथक कथाओं के अनुसार परमपिता जियूस और माता नेमोसिन जो स्मृति की देवी थी, उनकी 9 पुत्रियां 9 म्यूजेस थी, और इन 9 म्यूजेस के मंदिर को म्यूजियन कहा जाता था। इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेकर के जाने के बाद से हमें प्राचीन यूनान में और रोम में इस तरह के कुछ इंस्टीट्यूशंस दिखलाई पड़ते हैं, जहां पर किताबों को और कलाकृतियों को एकत्र करके रखा जाता था, और विद्वान और जो गुरु होते थे वो वहां पे जाकर के अपनी पढ़ाई लिखाई करते थे और इन चीजों पर अध्ययन अध्यापन करते थे। ये बाद में हमको मध्यकालीन यूरोप में इस तरह की बहुत सारे कैबिनेट्स और स्टूडियो और पिनाकोथेक जैसे शब्दों का प्रयोग करके संग्रहालय से मिलते जुलते संस्थान हमको देखने को मिलते हैं, जहां पर कलाकृतियों को एकत्रित किया जाता था। और जिन लोगों के द्वारा भी इनको एकत्रित किया जाता था, जो सुरुचि संपन्न वर्ग होता है, जो एलिट क्लास होता है, उनके माध्यम से इन कलाकृतियों को एकत्र करते थे। और इनका एकमात्र उद्देश्य होता था अपने नजदीकी लोगों को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, उनको अपने वैभव का प्रदर्शन करना, या हमने दुनिया में कितनी दूर तक यात्राएं की हैं, या कितनी अच्छी अच्छी जगहों को देखा है और वहां से हम बढ़िया सामान लेकर के आए हैं, अपने वैभव के प्रदर्शन के लिए स्टूडियो में या पिनेकोथेक वगैरह में चीज़ों को अरेंज किया जाता था, जिनको एक चैम्बर ऑफ रेयरिटीज के रूप में हम समझ सकते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि जो म्यूजियम्स शुरू होते हैं संसार में, जो अर्ली म्यूजियम का कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलता है शुरुआत में, वो कहीं ना कहीं पर्सनल बिलोंगिंग्स के साथ शुरू होता है। व्यक्तिगत संग्रह की जो अवधारणा है, व्यक्तिगत संग्रह और संग्राहकों के ही माध्यम से फिर आगे चल के धीरे धीरे हमें संग्रहालय जैसी संस्थाएं देखने को मिली हैं। अभी फिलहाल हम संग्रहालय के बारे में बात करेंगे और संग्रहालय को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि म्यूजियोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले म्यूजियम को समझना होगा। ये एक ऐसा विषय है जो संग्रहालय को ही ध्यान में रख करके संग्रहालय के ही मैनेजमेंट के लिए है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हिंदी में म्यूजियम को संग्रहालय कहा जाता है, जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है संग्रह और दूसरा है आलय। स्पष्ट है कि संग्रह जो है कलेक्शन के लिए यूज किया जा रहा है, कलाकृतियों के लिए, किताबों के लिए, रेयर दुर्लभ और अद्वितीय वस्तुओं के लिए। और वहीं पर आलय से तात्पर्य है घर, यानी कि दुर्लभ कलाकृतियों के घर को संग्रहालय के नाम से हम जानते हैं। पर भारतवर्ष में संग्रहालय बहुत बाद में आए हैं। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतवर्ष में संग्रहालय की स्थापना हुई, लगभग 200 सालों का इतिहास है। और जब हम आरंभिक संग्रहालयों की स्थिति देखते हैं, या उनका जो जनता में परिचय है, जो प्रचार प्रसार है, वो अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि शुरुआत में भारत में ज्यादातर जगहों पर अजायब घर, जादूघर, सरस्वती भंडार इत्यादि नामों से संग्रहालय को पुकारा जाता है, संग्रहालय को संबोधित किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो शब्द संग्रहालय है उसको अनेक तरीके से समय समय पर परिभाषित किया गया है, और संग्रहालय और संग्रह को परिभाषित करके स्पष्ट रूप से इसको समझाने की कोशिश की गई है। अलग अलग म्यूजियम एसोसिएशंस के माध्यम से, अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से म्यूजियम्स को डिफाइन किया गया है। यहाँ पर हम कुछ 2-1 डिफिनीशंस को देखते हैं। जैसे एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन म्यूजियम्स के हिसाब से, म्यूजियम्स आर परमानेंट नॉन प्रॉफिट प्लेसेस रेगुलरली ओपन टू द पब्लिक दैट रिटेन 1 or more प्रोफेशनल trained paid staff member. Their purpose is to house and or interpret for the education and enjoyment of the public.
यूनेस्को ने संग्रहालय को परिभाषित करते हुए एक अलग से परिभाषा दी। उनके अनुसार अ म्यूजियम इज अ मीडियम ऑफ लाइफ लॉन्ग एजुकेशन थ्रू विच एन अवेयरनेस ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट कुड बी क्रिएटेड। यहाँ पर ये देख लीजिए कि संग्रहालय को लाइफ लॉन्ग एजुकेशन का सेंटर मान रहे हैं, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन से जोड़ रहे हैं, क्योंकि संग्रहालय की संस्था के प्रमुख उद्देश्यों की जब हम बात करते हैं तो संग्रहालय को एक ऐसे संस्थान के रूप में जाना जाता है जो शिक्षा देता है और शिक्षा देने के साथ साथ मनोरंजन करते हुए लोगों को उनकी विरासतों के साथ जोड़ता है। आगे हम इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम की 2-3 परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे जो आपके स्क्रीन पे दिख रही हैं। इसमें आईकॉम की डेफिनेशन जो 2007 से पहले चलती थी, उसमें हम देखें तो हम ये पाएंगे कि संग्रहालयों की परिभाषा देते हुए ये बताया गया कि ऐसे संस्थान जो जनता की सेवा में रत हैं, जो जनता के लिए खुले हैं, जो जनता के लिए संग्रह करते हैं, संरक्षण करते हैं, कलाकृतियों का प्रदर्शन करते हैं और इसके माध्यम से लोगों को शिक्षित करते हैं। किंतु ये जो परिभाषा है 1974 की, इसको बाद में 1986 में इसी को सामने लाया गया था। बाद में 18 के दशक में नव संग्रहालय विज्ञान के कॉन्सेप्ट के आ जाने के बाद एक ऐसा ब्रांच ऑफ म्यूजियोलॉजी जिसमें हम इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने की बात करते हैं, अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों को संरक्षित करने का प्रयास शुरू हो जाता है। इसके बाद 2007 में आईकॉम इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने अपनी जो परिभाषा दी है उसमें वो कहते हैं A museum is a non-profit making permanent institution in the service of society and its development, open to public, which acquire, conserve, research, communicate and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its environment for the purpose of education, study and enjoyment. आईकॉम की ये 2007 की परिभाषा जब हम देखते हैं तो इसमें हमें ये समझ में आ जाता है कि इसके पहले तक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यानी कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों को संग्रहालय की वस्तु नहीं माना जा रहा था, किंतु 2007 की संग्रहालय की परिभाषा में आईकॉम ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि संग्रहालयों का कार्य केवल टेंजिबल हेरिटेज यानी कि अमूर्त विरासतों को संरक्षित करना नहीं है, बल्कि अमूर्त विरासतों को भी संरक्षित करना संग्रहालय के उद्देश्य में ही लाया गया। और जिन संग्रहालयों का उद्देश्य एजुकेशन, स्टडी और एंजॉयमेंट है। बाद में 2007 से चली आ रही इस परिभाषा को आईकॉम की जनरल कॉन्फ्रेंस प्राग में 2022 में चेंज किया गया है और इसमें अब इसको जब हम देखते हैं प्राग की डेफिनेशन को तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि बदलते समय के साथ जो प्राइवेट कलेक्शंस थे, जो क्यूरियो हाउस थे, जो पर्सनल कलेक्शन और पर्सनल प्रदर्शन की चीज हुआ करते थे, वो संग्रहालयों ने आज इतने विशाल फलक पे स्वयं को विस्तृत किया है। और संग्रहालय की जो नई परिभाषा है उसके हिसाब से हम बात करें अगर तो A museum is a non-profit permanent institution in the service of society that researches, collect, conserve, interpret and exhibit tangible and intangible heritage, open to public, accessible and inclusive. Museum foster diversity and sustainability. They operate and communicate ethically, professionally and with the participation of communities, offering varied experience of education, enjoyment, reflection and knowledge sharing. इस परिभाषा को देखने से ये स्पष्ट हो जाता है कि अब जो संग्रहालय हैं इनके अगर परिभाषा की बात करें या इनकी बाउंड्रीज की बात करें तो समझ में आता है कि लगभग पूरी दुनिया के जो विभिन्न विषय हैं, विभिन्न तरीके से जिनको पढ़ाया जा रहा है और जिन वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस को संग्रहालय सामने ला रहा है या संग्रहालय की परिभाषा में उसको जोड़ा जा रहा है। यहाँ पे देखने की बात यह है कि अभी जो शुरुआत में जो संग्रहालय क्यूरियो हाउस या चैम्बर ऑफ रेयरिटीज हुआ करते थे, असल बात यह है कि इतना समय बीतने के बाद से आज दुनिया में शायद ही कोई ऐसा विषय होगा जिससे जुड़ा हुआ संग्रहालय हमें देखने को नहीं मिलेगा। चाहे हम बात करें म्यूजियम ऑफ यूटेंसिल्स की, म्यूजियम ऑफ काइट्स की, म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स की, तो यहाँ पे ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है कि दुनिया भर में जितने भी विषय हैं, पहले ऐसा माना जाता था कि रेयर और वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स को म्यूजियम में रखते हैं या जो हिस्टोरिकली बहुत मैसेज कंटेंट करते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स म्यूजियम में रखे जाते हैं। पर आज ये बात हम कह सकते हैं कि दुनिया में शायद ही ऐसा कोई विषय है जिस पर संग्रहालय की स्थापना नहीं हुई है। कॉफ़ी का म्यूजियम है, चाय का म्यूजियम है, रेल एंड ट्रांसपोर्ट का म्यूजियम है, मरीन टाइम म्यूजियम्स हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि संग्रहालयों ने एक बहुत दूर का सफ़र तय किया है और बहुत दूर तक संग्रहालय चले आ रहे हैं।
अब हम बात करते हैं संग्रहालयों की विभिन्न परिभाषाओं पर हमने बात कर ली। अब हम एक बात कर रहे हैं कि संग्रहालय होते किस लिए हैं, संग्रहालय कर क्या रहे हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि संग्रहालय जो संस्थान है वो बहुमूल्य दुर्लभ कलाकृतियों को समेटने के अतिरिक्त ऐसी प्रत्येक कलाकृति या वस्तुओं को समेटते हैं जो किसी भी प्रकार से दुर्लभ है, बहुमूल्य है, इतिहास में जिनका कोई मूल्य है, कला, इतिहास और संस्कृति के नजरिए से जो अपने अंदर कुछ सूचनाओं को या कुछ धरोहरों को, कुछ दुर्लभ विरासतों को स्वयं में समेट रहे हैं। इन सभी को एकत्र करके संग्रहालय बनाया जाता है, संग्रहालय में इनको रखा जाता है। संग्रहालयों का मुख्य उद्देश्य है विरासतों का संरक्षण करना, विरासतों को सुरक्षित रखना, ताकि आने वाली पीढ़ियों को उनकी विरासतों के साथ जोड़ा जा सके, उनका आपस में अच्छा रिश्ता स्थापित कराया जा सके और जनरेशन नेक्स्ट जो है वो अपने हेरिटेज को, अपने पास्ट को देखे और उसमें जो भी मैसेज उनके लिए है उस मैसेज को सीख सके, उस मैसेज से जुड़ सके। संग्रहालय विरासतों के संरक्षक हैं। ये नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस हैं जो जनता की सेवा के लिए हैं, सबके लिए खुले हुए हैं। आज के संग्रहालयों में हम कहते हैं कि म्यूजियम इज ओपन फॉर ऑल, और ये एक्सेसिबल किन के लिए है, तो हम 6 to 60 की बात करते हैं। मतलब एक छोटा बच्चा जो है वो भी संग्रहालय आता है और बहुत बुजुर्ग और बड़े लोग जो हैं वो भी आते हैं। विषय से अनभिज्ञ लोग भी संग्रहालय का दर्शन करते हैं, संग्रहालय में आते हैं, संग्रहालय में देखते हैं, कलाकृतियों को देखते हैं, सीखते हैं। और विषय के जानकार और ज्ञाता, शोध छात्र और शोधकर्ता लोग भी संग्रहालय आते हैं और अपने विषय से संबंधित और अधिक सूचनाएं और अधिक ज्ञान लेकर के जाते हैं। इसके अतिरिक्त संग्रहालय, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संग्रहालय के उद्देश्य के तौर पर हम ये जानते हैं कि संग्रहालयों का उद्देश्य है विरासतों से अगली पीढ़ियों को जोड़ना और उनको उनके विरासतों के प्रति ज्ञान देना, उनको शिक्षित करना। और ये जो ज्ञान और शिक्षा होती है, संग्रहालय जो ज्ञान देता है, संग्रहालय जो शिक्षा दे रहा होता है, वो कभी भी उसको बहुत भारी भरकम तरीके से या बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में और एक सर्टेन वे में ही देने की कोशिश नहीं की जाती है। संग्रहालय जो शिक्षा दे रहा होता है वो मनोरंजन के साथ, और जैसा कि अभी मैंने कहा कि 6 to 60 की हम बात करते हैं, तो अगर एक छोटा सा बच्चा भी म्यूजियम में आता है और कला और पुरातत्व संग्रहालय की बात कर लेते हैं, और एक हम उदाहरण देते हैं कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में हड़प्पा सभ्यता से मिली हुई मोहनजोदड़ो की जो डांसिंग गर्ल है वो रखी हुई है। एक 6 साल का बच्चा जब संग्रहालय में आता है तो वो उस डांसिंग गर्ल के इमेज को देखेगा और वो जो चीज़ें सीख सकता है उसको जो बताया जा सकता है कि ये एक एलॉय मेटल से बनी हुई मूर्ति है, यानी कि पहले भी मिश्रण करके धातुओं को बनाया जाता था। एक छोटी सी मूर्ति में एक डांसिंग गर्ल है जो कि डांस कर रही है। तो ये भी साफ है कि हमारे यहाँ डांस की जो परंपरा है वो लगभग 5000-6000 साल पुरानी रही है। एक डांसिंग गर्ल है, वो डांस कर रही है। उसके ड्रेस और ऑर्नामेंट को देख के एंशिएंट इंडियन ड्रेसिंग ऑर्नामेंट के सेंस को समझा जा सकता है, उसके हेयर स्टाइल को, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को। एक छोटा बच्चा ये सीख सकता है कि 5000 साल पहले भी हमारे देश में डांस हो रहा है, एलॉय मेटल की चीज़ें बन रही हैं, इतनी छोटे स्कल्पचर में इतने अच्छे तरीके से भाव भंगिमाओं को प्रस्तुत किया गया है। वहीं जो बच्चे आर्कियोलॉजी पढ़ रहे हैं, जो बच्चे म्यूजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, वो उसके अदर एस्पेक्ट्स को देखते हैं, उसके डीप, जैसे कि डांस का कौन सा पोजीशन है, हाथ में क्या ले रखा है। जो अगर फैशन के स्टूडेंट्स हैं, अगर फैशन टेक्नोलॉजी के या फैशन डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो ड्रेसिंग क्या है, किस तरीके के ऑर्नामेंट्स के साथ उसको जोड़ा गया है, हेयर स्टाइल क्या बना रखी है। और इसके बाद से जो डीप रिसर्चर हैं, जो हड़प्पा सभ्यता पर रिसर्च करने वाले लोग हैं, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की पढ़ाई कर रहे हैं या जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस के कंपैरिजन की पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उन लोगों को जब ये मूर्ति देखते हैं तो वो अपने हिसाब से उसके इंटरप्रिटेशन लेते हैं, अपने हिसाब से उसकी पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो जो हम बात कर रहे हैं कि संग्रहालय एजुकेशन और इंटरटेनमेंट का सेंटर है, यानी कि अ सेंटर फॉर एड्यूटेनमेंट, वो इसलिए है क्योंकि संग्रहालय एक नॉन फॉर्मल एकेडमिक इंस्टीट्यूट है, एक नॉन फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। नॉन फॉर्मल इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पर कोई सिलेबस सेलेक्ट नहीं करते हैं, हम कोई पढ़ाई के घंटे निर्धारित नहीं करते हैं, आपकी कोई क्लासेस नहीं होती हैं, वो एक फिक्स टाइमिंग में आपको क्लास नहीं करना होता है कि 1 से 2 में ही आप म्यूजियम देखेंगे या 2 से 4 में ही आप म्यूजियम देखेंगे। आप म्यूजियम सुबह 10 बजे से शुरू होता है और शाम को 5 बजे 6 बजे म्यूजियम्स बंद होते हैं।
आप इस पूरे ड्यूरेशन में जब चाहें तब जा सकते हैं। आप म्यूजियम पूरे दिन देख सकते हैं, आप म्यूजियम 1 घंटे देख के छोड़ सकते हैं, आप केवल एक ऑब्जेक्ट को देख करके भी म्यूजियम से बाहर आ सकते हैं। आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं होता है म्यूजियम विजिट करते समय कि आप म्यूजियम ऑब्जेक्ट्स को देखें, और फिर इसके बाद आपका कोई एग्जाम नहीं होगा। जब भी आप म्यूजियम विजिट करेंगे तो म्यूजियम विजिट करने के बाद आपका कोई टेस्ट नहीं लेते हैं और पास और फेल नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ये नॉन फॉर्मल एकेडमिक इंस्टीट्यूट है, जिसके अंदर जाकर के आप विरासतों के बारे में या जिस भी विषय का संग्रहालय है उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारियां, नई सूचनाएं, लेटेस्ट बातें जान करके आते हैं, उनकी पुरानी जो लीगेसी है उसको जान करके आते हैं। और कोई कॉम्पल्शन नहीं होता है कि आज इतना सीख लेना है, इतना पढ़ लेना है और इतने का एग्जाम आज होगा और आप फेल या पास हो सकते हैं। तो इस तरीके से संग्रहालय जो है बहुत ही मनोरंजन के साथ, बहुत आराम से, बहुत स्नेह से आपको समझाता है, आपको पढ़ाता है, आपको सूचनाएं और आप तक ज्ञान प्रेषित करता है। इसीलिए संग्रहालय जो है नॉन प्रॉफिट परमानेंट इंस्टीट्यूशन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, जैसे अगर हम डेफिनेशन के टर्म में बात करें तो अ म्यूजियम इज अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग परमानेंट इंस्टीट्यूशन इन द सर्विस ऑफ सोसाइटी एंड इट्स डेवलपमेंट. It's open to public which acquires, conserve, research, communicate the tangible and intangible heritage of humanities for the purpose of study, education and enjoyment. तो इस तरीके से संग्रहालय जो है एक ऐसा संस्थान है जो शिक्षा के साथ ज्ञान दे रहा है, मनोरंजन दे रहा है और जिसका उद्देश्य है अधिक से अधिक लोगों को उनकी विरासतों के साथ जोड़ना और विरासतों का जो भी मैसेज है वो उनके तक पहुंचाना। अब हम बात करेंगे कि संग्रहालय वास्तव में करते कैसे हैं, संग्रहालय क्या काम करते हैं और कैसे करते हैं। तो संग्रहालय के जो मूल काम हैं, जो 5 फंक्शंस ऑफ म्यूजियम, बेसिक 5 फंक्शंस ऑफ म्यूजियम की हम बात करेंगे। यहाँ पर 5 कार्य हैं जो संग्रहालय के प्राथमिक कार्य माने जाते हैं, जिनके माध्यम से संग्रहालय अपना संपूर्ण कार्यकलाप संपादित करते हैं। ये 5 हैं: कलेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन, एग्जीबिशन एंड एजुकेशन। इन 5 के माध्यम से हम एक तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करके आपको बताएं कि कलेक्शन यानी कि संग्रहालय का जो भी संग्रहालय में संग्रहित कलाकृतियां हैं, जो भी वस्तुएं हैं, इन्हें हम कलेक्शन कहते हैं। कलेक्शन जिस भी विषय का संग्रहालय होगा उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। जो म्यूजियम है तो म्यूजियम के नेचर को मैच करता हुआ कलेक्शन होता है। अगर हम भारतीय संदर्भ में बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा संग्रहालय जो हैं कला और पुरातत्व संग्रहालय, आर्ट एंड आर्कियोलॉजी के संग्रहालय हैं। इस बात को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति लगभग 5000 सालों की गौरव गाथा प्रस्तुत करती है। हमारे देश में बड़े पैमाने पे एक्सकेवेशंस हुए हैं, हमारे देश में बड़े पैमाने पे वेद, पुराण, महाभारत, रामायण से जुड़े हुए पुरा स्थलों की खोज हुई है, उनके एक्सकेवेशंस हुए हैं, उनसे मिलने वाली कलाकृतियों को संग्रहालयों में एकत्र किया गया है। ब्रिटिश इंडिया में हम ये देखते हैं कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1861 में। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश किया गया जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम के देखरेख में, उनके नेतृत्व में। इस संस्था के बैनर तले पूरे भारत में पुरातत्वविदों ने अनेक पुरास्थलों की खोज की। भारतीय संदर्भ में यदि हम देखें तो हमारे जो इतिहास है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास तक के जो भी प्लेसेस हैं, सब जगहों पर जाकर के विजिट करने पर हमें अनेकों जो उत्खनन के माध्यम से मिलने वाले पुरास्थल हैं, इसके अलावा सरफेस पे एक्सप्लोर करके हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। कलेक्शन को हम एक तरीके से हम देखें तो म्यूजियम्स में कलेक्शन 5-6 तरीकों से आता है। जैसे कि नॉर्मली जो कला और पुरातत्व संग्रहालय है वहाँ पर कलेक्शन आता है सबसे पहले परचेज करके। कलाकृतियाँ आर्ट डीलर्स के माध्यम से खरीदी जाती हैं और खरीद करके संग्रहालय में संग्रहित की जाती हैं। दूसरा तरीका है एक्सकेवेशन के माध्यम से, बड़े पैमाने पर आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से और कुछ म्यूजियम्स भी एक्सकेवेशन एंड एक्सप्लोरेशन का काम कर रहे हैं। तो एक्सकेवेशन और एक्सप्लोरेशन के माध्यम से कलाकृतियों को इकट्ठा किया जाता है। एक्सकेवेशन जब होता है किसी भी पुरातात्विक स्थल का, तो वहाँ की खुदाई से मिलने वाली कलाकृतियों को प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए उनके पास के म्यूजियम्स को हैंडओवर किया जाता है या यूनिवर्सिटीज़ के म्यूजियम को हैंडओवर किया जाता है। तो एक्सकेवेशन के माध्यम से बड़े पैमाने पर कलाकृतियाँ संग्रहालय में आती हैं। इसके बाद से एक्सप्लोरेशन का माध्यम होता है। सरफेस पे मिलने वाली कलाकृतियाँ, जैसे आप सभी जानते हैं
कि विषय के लोग इस बात को जानते हैं कि भरौत स्तूप जो है, अलेक्जेंडर कनिंघम सर अपना फील्ड सर्वे कर रहे थे और भरौत स्तूप उन्हें मिला था। इसी तरीके से वो वहाँ पे बहुत फ्रेजाइल फ्रेगमेंटेड स्थिति में था, जिसको बाद में इंडियन म्यूजियम कोलकाता में प्रिजर्व किया गया है। इसी तरीके से सारनाथ साइट पर या बहुत सारे ऐसे साइट हैं जहाँ पर सरफेस में कलाकृतियाँ मिल जाती हैं एक्सप्लोरेशन के दौरान। ये एक्सप्लोरेशन के दौरान मिलने वाली कलाकृतियों को भी संग्रहालयों में संग्रहित किया जाता है। इसके बाद से संग्रहालयों में कलाकृतियाँ एक दूसरे से म्यूजियम्स एक्सचेंज के माध्यम से भी संग्रहालय में कलाकृतियों को रखते हैं। एक्सचेंज में दो म्यूजियम्स में अगर सर्टेन टाइम पीरियड की कलाकृतियाँ एक संग्रहालय के पास हैं, दूसरे के पास नहीं है, और उनके पास किसी और दूसरे टाइम फ्रेम में अधिक कलाकृतियां हैं और वो अपने इस गैप को, अपने एग्जिबिट गैप को फिलअप करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए इन कलाकृतियों को आपस में एक्सचेंज करके भी अपना कलेक्शन बढ़ाते हैं। इसके अलावा बोरो करने की भी एक टेंडेंसी है, जहाँ पर एग्जीबिशंस में जहाँ जो गैप क्रिएट होता है, अगर वो हम किसी दूसरे म्यूजियम से कलाकृति ले करके और अपने इस गैप को फिल कर सकते हैं, अपनी एग्जीबिशन को मोर कम्युनिकेटिव बना सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में कलाकृतियों को बोरो करने की भी एक परंपरा रही है, जिससे कि हम अपने कलेक्शन को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा म्यूजियोलॉजिस्ट ये एडवाइस करते हैं म्यूजियम डायरेक्टर को, क्यूरेटर्स को, कि वो अपनी सूझबूझ से, अपनी क्षमताओं से अगर कलाकृतियों को संग्रहालय में ला सकते हैं, अपना कलेक्शन बढ़ा सकते हैं, तो इसके लिए जरूर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि संग्रह जो होते हैं वो संग्रहालय का प्राण होते हैं। संग्रह पर ही पूरा संग्रहालय चल रहा होता है और संग्रहालय की सारी गतिविधियां जो है संग्रह पर होती हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है संग्रहालय का, वो है डॉक्यूमेंटेशन। ऐसा कहा जाता है कि संग्रहालय में आई हुई कोई भी कलाकृति, जितनी आने वाली कलाकृतियों का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम होता है प्रलेखन करना। संग्रहालय की कलाकृतियों में प्रलेखन इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि सबसे जरूरी संग्रहालय की कलाकृति पर संग्रहालय प्रलेखन के माध्यम से ही अपना स्वामित्व स्थापित करता है, और किसी भी तरह की वैधानिक परेशानी होने पर, कोई चोरी हो जाए, कोई क्लेम आ जाए कि हमारा है या हमारे पास है, तो ऐसी स्थिति में वैधानिक समस्याएं जब होती हैं, तो ऐसी स्थिति में भी म्यूजियम के डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से ही इस परेशानी को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा संग्रहालय के लिए म्यूजियम का प्रलेखन क्यों जरूरी है, संग्रहालय में प्रलेखन क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम संग्रहालय की कलाकृतियों का प्रलेखन कर लेते हैं, तो संग्रहालय को व्यवस्थित रखने में ये प्रलेखन सबसे अच्छा योगदान प्रलेखन का होता है, क्योंकि हम लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कलाकृतियों को कभी भी याददाश्त के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं कि इनका इंटरप्रिटेशन जब हमें जरूरत होगी और जब हम इन्हें एग्जिबिट करेंगे, जब एग्जीबिशन में इनको लेके जाएंगे, तो इनके बारे में याददाश्त के आधार पर हम अपने ऑब्जेक्ट लेवल बना लेंगे, अपने इंट्रोडक्शन लेवल बना लेंगे, स्टोरी टेलिंग के सेशन उनके आधार पर हम रख लेंगे। इसलिए संग्रहालय में कलाकृतियों से संबंधित पूरी जानकारी को संग्रहालय के विभिन्न प्रलेखन दस्तावेजों पर दर्ज किया जाता है, और इसे ही संग्रहालय प्रलेखन के नाम से जानते हैं। संग्रहालय प्रलेखन संग्रहालय के वैधानिक स्वामित्व को कलाकृति पर सिद्ध करता है, किसी भी तरह की वैधानिक समस्या आने पर उसके निपटारे में मदद करता है, और इसके अलावा पूरे संग्रहालय को व्यवस्थित रखने में, संग्रहालय के सारे कामों को स्मूथ तरीके से चलाने में संग्रहालय प्रलेखन बहुत मदद करता है। अगला जो हमारा ये है फंक्शन ऑफ म्यूजियम है, उसे हम कंजर्वेशन कहते हैं। कंजर्वेशन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कंजर्वेशन यानी संरक्षण, संरक्षण को 3 भागों में बांटा जाता है। ये है प्रिवेंटिव कंजर्वेशन, क्यूरेटिव कंजर्वेशन और रेस्टोरेशन। प्रिवेंटिव कंजर्वेशन का मतलब होता है सभी संग्रहालय क्लाइमेटिक कंडीशंस को, वातावरणीय परिस्थितियों को नियंत्रित करके अपनी कलाकृतियों को संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। संग्रहालय की कलाकृतियां जो है, कला एवं पुरातत्व संग्रहालय की कलाकृतियां कार्बनिक और अकार्बनिक के 2 वर्गों में बटी होती हैं। कार्बनिक कलाकृतियां वातावरणीय परिस्थितियों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, ज़्यादा जल्दी से रिस्पॉन्स करती हैं, इसलिए उन्हें देखरेख की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि उन्हें नमी से बचाना होता है, उन्हें अधिक ताप से बचाना होता है, उन्हें तेज रोशनी से बचाना होता है, और उनका अच्छे तरीके से रख रखाव करना होता है। इसके लिए प्रायः संग्रहालय जो है अपनी गैलरीज के अंदर माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस को कंट्रोल करते हैं, और सर्टेन लेवल ऑफ RH, सर्टेन लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी, सर्टेन लेवल ऑफ हीट, सर्टेन लेवल ऑफ लाइट्स को, उनके अलग अलग पैरामीटर्स जो हैं जो सेफ होते हैं, जिसकी आगे हम चर्चा अपने कोर्स में कंजर्वेशन के दौरान करेंगे, उस लेवल तक उनको कंट्रोल करके कलाकृतियों को प्रिवेंटिव कंजर्वेशन के माध्यम से संरक्षित करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद से क्यूरेटिव कंजर्वेशन होता है। अगर कलाकृतियों में किसी भी तरह का कोई भी कमी देखने को मिलती है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोई बायोलॉजिकल
ग्रोथ हो जाता है या किसी तरह का कोई इन्फेक्शन होता है अगर कलाकृतियों में, तो क्यूरेटिव कंजर्वेशन के माध्यम से हम ट्रीटमेंट करते हैं और ट्रीटमेंट करके उन कलाकृतियों को ठीक करने का प्रयास किया जाता है। रेस्टोरेशन जो है ये एक्चुअली जब कोई मॉन्यूमेंट, कोई मूर्ति, कोई भी ऐसा आर्टिफैक्ट जो कि बुरी तरह से डिस्ट्रॉयड है, फ्रेगमेंटेड है, टूटा हुआ है, और इसके मूल सौंदर्य को लौटाने के लिए या इसमें जो मैसेज कंटेंट है वो लोगों तक तभी पहुंचेगा जब इसके स्वरूप को ठीक कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में रेस्टोरेशन का प्रयोग किया जाता है और रेस्टोरेशन के दौरान मूल निर्माण प्रक्रिया को फॉलो करके हम अपनी कलाकृतियों को वापस से उनका मूल सौंदर्य और रूप लौटाने की कोशिश करते हैं। रेस्टोरेशन पे बड़ी चर्चाएं होती हैं और रेस्टोरेशन के बहुत सारे रूल एंड एथिक्स हैं जिनकी हम बाद में कंजर्वेशन के पॉइंट से चर्चा करेंगे। अगला जो पॉइंट है वो है एग्जीबिशन। संग्रहालय में कलाकृतियों का संग्रह, प्रलेखन, संरक्षण इसीलिए किया जाता है कि हम इन्हें जनता के सामने प्रस्तुत करें और उनको उनकी विरासतों से परिचित कराएं और उनके जो विरासतें हैं, जो उनमें सूचनाएं हैं, जो उनमें इंफॉर्मेशन है वो उनके तक पास ऑन करें। म्यूजियम एग्जीबिशंस 3 तरीके की होती हैं। ये होती हैं परमानेंट, टेम्पररी और मोबाइल एग्जीबिशंस, और इनके माध्यम से संग्रहालय अपनी कलाकृतियों को समय समय पर अलग अलग तरीके से जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं और उन्हें दिखाते रहते हैं। और इन सभी जो 5 हमारे फंक्शंस हैं, कलेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन, कंजर्वेशन और एग्जीबिशन, इन सब का मूल उद्देश्य जो है वो है एजुकेशन। संग्रहालय अपनी कलाकृतियों के माध्यम से, उनके डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से, उनके एग्जीबिशन के माध्यम से सामान्य जनता को शिक्षित करने का प्रयास करते हैं, सामान्य जनता को उनकी विरासतों से जोड़ने का प्रयास करते हैं और इसके लिए अलग अलग तरीके की गतिविधियों का प्रयोग में लाया जाता है। सचल प्रदर्शनी का आयोजन करना, टेम्पररी एग्जीबिशन का आयोजन करना, ब्रोशर पैम्फलेट वगैरह बांटना, प्रचार प्रसार करना, ग्रुप्स को इनवाइट करना, सेमिनार वर्कशॉप करना, क्विज आयोजित करना और इस तरीके से करके लोकल लोगों को अपने यहाँ बार बार बुलाना, इनवाइट करना और इस गतिविधियों के माध्यम से उनको संग्रहालय के साथ जोड़ना ताकि संग्रहालय उनको बड़े पैमाने पर खुद से जोड़ करके बड़े पैमाने पर जनता को अपने संग्रहालय की कलाकृतियों, संग्रहालय के विषय से जोड़ सके और उनको शिक्षित कर सके, उनको ज्ञान प्रदान कर सके, सूचनाएं उनके तक पहुंचा सके। इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि संग्रहालय एक रेयर एंड वैल्यू कैबिनेट ऑफ रेयरिटीज से लेकर के आज के समय में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने वाली बहुआयामी संस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। इनके फंक्शंस जो हैं वो म्यूजियम प्रोफेशनल्स को इनकी ट्रेनिंग दी जा रही है। म्यूजियोलॉजी एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट के रूप में स्थापित है। यूजीसी इसे एक व्यावसायिक विषय के रूप में मान्यता प्रदान करता है। टीचिंग के लिए, क्यूरेटर होने के लिए या फ्रीलांस, अगर आप आर्टिफैक्ट्स में और एंटिक्विटीज़ के फील्ड में काम करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग के लिए आपको म्यूजियोलॉजी एंड कंजर्वेशन का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम अपने इस कोर्स में हर एक लेक्चर में आपको म्यूजियोलॉजी के एक अलग अलग एस्पेक्ट से परिचित कराते चलेंगे और आगे आप म्यूजियोलॉजी के विषय को अच्छे से समझेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। थैंक यू।